नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ में आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम अगले 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पिछले 3 लेक्चर में हम लगभग 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ये केवल 75 क्वेश्चन नहीं, आपके लिए ये कई सारे ऑप्शन रहे हैं बिकॉज़ कि हमने हर एक सही उत्तर के कई सारे पास के फैक्ट को भी देखा है, जिसके माध्यम से आपके कई सारे प्रश्न तैयार हुए हैं। दोस्तों हम लगातार ये क्वेश्चन सीरीज को चलाते रहेंगे। हमारा टारगेट है कि इस प्रकार से आपके एमपीजीके से रिलेटेड कम से कम 1000 प्रश्नों को हम तैयार करवा दें, ताकि आप किसी भी मध्य प्रदेश लेवल की यदि परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 1000 प्रश्न का टारगेट है, जिसमें आज हम 100 प्रश्न पूरे कर लेंगे हमारे चौथे लेक्चर के माध्यम से। साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आपके सुझाव हमें भेजते रहें। इस जो वीडियो है इसके आखिरी में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है। आप चाहें तो उस पर अपने सुझाव देकर अपने जो भी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आप चाहते हो वो हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके सुझावों के अनुसार आप तक उससे संबंधित टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मुझे कुछ लोगों का सुझाव आया था कि सर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आज के लेक्चर में मध्य प्रदेश के विविध संबंधी जो प्रश्न होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकेडमी कहाँ है? जब मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकेडमी की बात होती है तो आपको याद रखना है ग्वालियर। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की महिला हॉकी अकेडमी है। और जब हॉकी की बात कर रहे हैं तो याद रखना है कि हॉकी जो है वो हमारा देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हॉकी की करंट अफेयर से संबंधित अगर मैं आपको और सूचना दूं तो याद रखें कि जो टोक्यो का ओलंपिक होने वाला है वो नेक्स्ट ओलंपिक है। यहां पर जो भारतीय महिला हॉकी टीम भाग लेगी, याद रखें, भारतीय महिला हॉकी टीम जो इस ओलंपिक में भाग लेने के लिए जा रही है, उसमें 3 खिलाड़ी, कितने? 3 खिलाड़ी एमपी की भी हैं, लड़कियां, जिसमें से एक लड़की का नाम है सुशीला चानू। क्या नाम है? सुशीला चानू। दूसरी लड़की का नाम है, याद रखना है, मोनिका मलिक। मोनिका मलिक। और तीसरी लड़की का नाम आप लोग याद रखेंगे, वंदना कटारिया। ये 3 लड़कियां जो हैं वो खिलाड़ी हमारे मध्य प्रदेश से हैं, जो भारतीय टीम के साथ टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए जाने वाली हैं। ठीक है, इन तीनों का नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और महिला खिलाड़ी का नाम आप लोग याद रखेंगे, इशिका चौधरी। ठीक है, इशिका चौधरी जो है वो इसी हॉकी एकेडमी से निकली हैं, मध्य प्रदेश की हैं। और ये जो हमारी जूनियर जूनियर महिला हॉकी टीम है, याद रखना है, जूनियर महिला हॉकी टीम जो है मध्य प्रदेश की, उसकी कप्तान है ये। तो ये कप्तान कौन है? इशिका चौधरी। ये भी मध्य प्रदेश की ही खिलाड़ी है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हॉकी से संबंधित करंट अफेयर के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उसको देखेंगे कि एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन है 19 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम, 22 वर्ष से कम या 20 वर्ष से कम। यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एकलव्य पुरस्कार जो है वो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। कहाँ? जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, और ये 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार का ये अवार्ड है। किसका है ये? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है ये अवार्ड जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होते हैं। किन खिलाड़ियों को देंगे? जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे, जिनकी आयु 19 वर्ष से कम होगी, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में, याद रखना है, फैक्ट को जरा ध्यान से सुनेंगे, पिछले 5 वर्षों में लगातार 2 वर्ष राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, क्या? लगातार 2 वर्ष राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो। ठीक है, इसके बाद इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपए का कैश दिया जाता है, नगद पुरस्कार। एक इसमें ब्लेजर दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। याद रखना है आप लोगों को, क्लियर है? तो ये जो पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार, ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है और ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
1994 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखें। इससे संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, प्रश्न हमने एक डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को उत्तर कितने सारे मिल गए, तो ये आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि मध्य प्रदेश के वे खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी बने, तो ये कौन थे? लतीफ अनवर का नाम आप याद रखेंगे, ये डायरेक्ट फैक्ट है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। विक्रम पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? हम किसकी बात कर रहे हैं? विक्रम पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर ये प्रश्न आता है तो उत्तर देंगे खेल। विक्रम पुरस्कार जो है वो खेलों से संबंधित है, और विक्रम पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। ये पुरस्कार जो है ये 1990 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? ये 1990 से शुरू हुआ पुरस्कार है, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि, एक ब्लेजर, एक प्रतीक चिन्ह और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है खिलाड़ियों को। इसके बाद एक बात और याद रखें कि किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा? ये सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है ये पुरस्कार? सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में से 2 वर्ष लगातार कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो। क्लियर है? याद रखें कि खेल के संदर्भ में ये हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसको विक्रम पुरस्कार कहते हैं। जिस प्रकार से आप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार जो है वो एक सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में आता है, जो 1990 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगले फैक्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट फैक्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बोलता है, एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को, जूनियर खिलाड़ी को, सीनियर खिलाड़ी को, या इनमें से किसी को नहीं? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस किया था एकलव्य पुरस्कार के बारे में। बताइए उत्तर क्या है? बिल्कुल, जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। याद रखना है, कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? 50,000 राशि दी जाती है, और 1994 से ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को ही प्रदान करती आती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है, विक्रम पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? अभी हम लोगों ने बात किया, विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि 1990 से स्टार्ट, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें हम लोगों को सीधे सीधे जोड़ी मिलाना है। इस जोड़ी मिलाने में एक तरफ सूची 1 दी है और एक तरफ सूची 2 दी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 जो है इसमें खिलाड़ियों के नाम दिए हैं, और सूची 2 में खिलाड़ियों के खेल दिए हैं। आपको इसको मैच करना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो पहला नाम है अंजलि वशिष्ठ, जिसका संबंध है कयाकिंग से। तो जो ए है वो 1 के साथ जोड़ी बनेगी। अजय यादव जो है वो कराटे से हैं, तो बी की जोड़ी बनेगी 2 के साथ। ठीक है, रिहा डेविड जो है वो सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी हैं, तो सी की जोड़ी बनेगी 3 के साथ। और अमी कमानी जो है वो स्नूकर की खिलाड़ी हैं, तो डी की जोड़ी बनेगी 4 के साथ। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, उत्तर हो जाता है आपका ए। ये नाम के साथ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपको खिलाड़ियों के बारे में बताया जाता है। यहाँ तक दोस्तों एक एडवाइस और दूंगा कि ये हमने पर्टिकुलर एमपी के खिलाड़ियों की बात की है, ऐसे आपको विभिन्न देशों के टीम के खिलाड़ी का नाम भी याद रखना है। ठीक है, जैसे विदेशी क्रिकेट टीम है, वो कोई सी भी क्रिकेट टीम हो सकती है। एग्जाम में आपको उन खिलाड़ियों का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो स्पोर्ट्स पर आपको पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इसमें फिर एक सूची है, इस सूची में भी आप लोगों को खिलाड़ी और खेल दिए गए हैं। इसमें भी आपको उसी हिसाब से मिलाना है खिलाड़ी और खेल के नाम को। जैसे कि कीर्ति केवट जो है वो शूटिंग करती हैं, अरुंधति शर्मा जो है वो वुशु खेलती हैं, मनीष बारस्कर जो है वो सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं, और प्रियांशु पांडे जो है वो कयांकिंग खेलते हैं। इसका मतलब इसका उत्तर भी क्या है? ए है। इसको भी आपको नोट करके रखना होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी
शंकर लक्ष्मण की पोजीशन क्या थी? देखो इसमें मेरा ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को समझिए आप। उद्देश्य मेरा ये है कि किसी खिलाड़ी की खासियत का भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? किसी खिलाड़ी की खासियत को भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी खिलाड़ी के निक नेम को भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस प्रकार के प्रश्न भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये प्रश्न कहीं न कहीं मैं आप लोगों को हिंट देना चाह रहा हूँ इस बात की कि आप इस प्रकार के प्रश्नों की तरफ, इस प्रकार के फैक्ट की तरफ भी ध्यान दें। जैसे प्रश्न जो है कि शंकर लक्ष्मण किस पोजीशन पे खेलते थे, तो ये क्या थे? गोलकीपर थे। तो गोलकीपर की पोजीशन पर खेलते थे, ठीक है? तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि क्या स्थिति है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, खेल स्कूल संस्थान कहाँ है? याद रखें कि मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ाने के लिए ये संस्थान बनाने की बात हुई थी और ये संस्थान बनाया गया है सीहोर में। तो मध्य प्रदेश में खेल स्कूल संस्थान जो है वो सीहोर में स्थापित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो आपको इंडोर स्टेडियम समझना। इंडोर स्टेडियम क्या होता है दोस्तों? इंडोर स्टेडियम होता है एक बंद मैदान। बंद मैदान का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली आपने क्रिकेट स्टेडियम और ये सब चीज़ देखी होंगी, उसमें आप लोगों को एक चीज़ दिखता है कि इनमें आसमान खुला होता है। बारिश आती है तो खिलाड़ियों को अंदर जाना पड़ता है ना? इस प्रकार का जो पूरा ग्राउंड होता है, आसमान खुला होता है। लेकिन इंडोर स्टेडियम पूरी तरीके से बंद होता है। मतलब इसमें आसमान की जो छत होती है वो भी बंद रखते हैं। पूरी तरीके से पैक होता है ऊपर तक स्टेडियम। ऐसा स्टेडियम जिसमें पानी नहीं दिया जाता। याद रखना है कि पानी नहीं दिया जाता इस स्टेडियम में, ठीक है? पानी नहीं दिया जाता का मतलब जो घास वाला एरिया होता है वहाँ पर, है ना? दर्शकों को तो पीने का पानी देंगे, आप इसको उधर ना लेके जाएँ। इसका मेरा मेरा कहने का तात्पर्य है कि आसमान से पानी ज़मीन पे जो गिरता है वो नहीं जाने देते, बिकॉज़ की छत नहीं होती, तो जो फ्लोर होता है नीचे का उस पर भी पानी नहीं दिया जाता है। और जब मध्य प्रदेश में इंडोर स्टेडियम की बात करते हैं कि इतना बड़ा बंद स्टेडियम कहाँ है, तो आपने देखा होगा इंदौर में ही इस प्रकार का स्टेडियम है, ठीक है दोस्तों? याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विविध से है ये प्रश्न। बोलता है कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 1840 में प्रकाशित हुआ था, ये कौन सा था? तो आपको बताना है ग्वालियर, है ना? अखबार ग्वालियर। अखबार ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। अब यहाँ पर समाचार पत्र की बात हुई है मतलब कहीं न कहीं प्रिंटिंग की बात हुई है। तो याद रखिएगा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये सबसे पहले दुनिया में यूज़ की गई थी चीन में। बाद में फिर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर यूरोपियन लोगों का एंट्री होती है। जब हमारे यहाँ पर यूरोपियन लोगों की एंट्री होती है तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले कौन आने वाले होते हैं? तो याद रखेंगे कौन आता है हमारे यहाँ पर सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा, मतलब हमारे यहाँ आते हैं पुर्तगाली। तो जो पुर्तगाली लोग हमारे यहाँ पर आए थे, ये सबसे पहले हमारे यहाँ पर हमारे देश में प्रेस लेकर आए थे, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे, ठीक है दोस्तों? इसके बाद हम बात करें तो याद रखें कि जो भारत है, भारत का भी पहला समाचार पत्र जो है वो 1780 में आया था, जिसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है ये हमारे देश का पहला समाचार पत्र था, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, क्या नाम है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा लाया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो बंगाल गजट हमारे देश का पहला अखबार था जो 1780 में आया। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 1840 में आया था अखबार ग्वालियर, जो ग्वालियर से छपता था। और अखबार ग्वालियर की जब आप बात करते हैं तो याद रखेंगे कि ये उर्दू भाषा का था, मतलब कि ये अखबार उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में अखबार के प्रारंभ होने की बात होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका जिसका नाम है खेल हलचल, इसे कौन सा प्रकाशन समूह निकालता है? तो याद रखेंगे इसे नई दुनिया निकालता है। ये नई दुनिया का ही एक पेपर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कहता है कि मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जब भी डाक तार परिमंडल के मुख्यालय की बात करेंगे तो भोपाल में है। याद रखना है कि भारत में डलहौजी जो है उसने सबसे पहले डाक तार व्यवस्था की शुरुआत करवाई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? और मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल कहाँ है? भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी मासिक पत्र था। तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम हिंदी मासिक पत्र था वो नवजीवन था। याद रखना है कि नवजीवन जो है वो 1939 से प्रारंभ हुआ था और हिंदी में मासिक पत्र था ये याद रखना है कि हिंदी का मासिक पत्र था, ओके? अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, पहल पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सीधा सा फैक्ट याद रखेंगे, जबलपुर से होता है, ठीक है?
नेक्स्ट प्रश्न है नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से कब से हुआ है, तो कब से हुआ था अभी बताया मैंने 1939 से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मालवा अखबार का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ है, तो मालवा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1948 से। मालवा अखबार को लेकर याद रखिएगा कि ये जो है मालवा अखबार, इसके जो संपादक थे वो थे पंडित प्रेम नारायण जी। पंडित प्रेम नारायण जी जो हैं वो इसके संपादक थे। किसके संपादक थे? मालवा अखबार के। और मालवा अखबार जो था ना, ये हिंदी भाषा का आपका पहला अखबार था, और बाद में हम ये बोल सकते हैं कि हिंदी और उर्दू भाषा का भी ये पहला अखबार माना जाता है, जो कि 1848 से आया था। तो पर्टिकुलर हिंदी भाषा का पहला अखबार अगर पूछ लिया जाए तो याद रख लेना मालवा अखबार है, और हिंदी और उर्दू का भी पहला अखबार अगर पूछ लिया जाए तो वो दोनों भाषाओं में आने वाला अखबार भी मालवा अखबार था, जिसका प्रकाशन 1848 से पंडित प्रेम नारायण जी ने किया था। अब हिंदी अखबार भी पता चल गया। उधर से आपका अखबार जो ग्वालियर से आया था वो भी आप लोग जानते हैं कि वो उर्दू में था, तो पहला उर्दू का भी पता है और पहला हिंदी का भी पता है, और हिंदू और उर्दू दोनों में आने वाली आपको पता है। तो अंग्रेजी का भी देख लेते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी का पहला अखबार कौन सा है, तो याद रखेंगे तो जबलपुर समाचार। कौन सा? जबलपुर समाचार जो है ये मध्य प्रदेश का पहला अंग्रेजी अखबार था, जबलपुर समाचार। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत क्या हुई? आकाशवाणी की शुरुआत कहां से हुई मध्य प्रदेश में? अगर ये पूछा जाता है तो आपको बताना इंदौर से। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत इंदौर से होती है, ये याद रखेंगे। आकाशवाणी के साथ यदि आपसे पूछ लिया है कि एफएम जो रेडियो मिर्ची होता है उसकी शुरुआत भी कहां से हुई थी, तो मध्य प्रदेश में इंदौर से ही हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। अगर हम बात कर लें आकाशवाणी पे पहला कार्यक्रम प्रसारित होने की, तो आकाशवाणी पर जो कार्यक्रम का प्रसारण हुआ है मध्य प्रदेश में वो 1955 में हो गया था। ये प्रश्न जो है ये 2014 में एमपीपीएससी में आया था। याद रखना है कि मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का प्रसारण कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था पहली बार। और मध्य प्रदेश में प्रथम दूरदर्शन का स्टूडियो, याद रखेंगे स्टूडियो की बात कर रहा हूं कि प्रथम दूरदर्शन का स्टूडियो कहां आया था, तो याद रखेंगे कि प्रथम दूरदर्शन का स्टूडियो भोपाल में आया था। और दूसरा स्टूडियो कहां आया था, अगर ये पूछ लिया जाता है आपसे तो आप बताएंगे कि दूसरा स्टूडियो इंदौर में स्थापित किया गया था। साथ साथ एक और फैक्ट देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में रंगीन टीवी का प्रारंभ कब से हुआ था, तो मध्य प्रदेश में 1982 से 84 के बीच में ही, 82 याद रख लेंगे, रंगीन टीवी का भी प्रारंभ हमें देखने को मिलता है, ठीक। अगर टेलीफोन व्यवस्था की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में निजी टेलीफोन सेवा स्थापित करने वाली कंपनी कौन थी, अगर ऐसा पूछ ले तो याद रखेंगे एयरटेल। एयरटेल जो है वो मध्य प्रदेश में पहली कंपनी थी निजी जिसने टेलीफोन सेवा स्टार्ट की थी। तो ये आकाशवाणी, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दी जो आपको याद रखना है। पर्टिकुलर ये तो प्रश्न आ ही सकता, बाकी ये और बाकी चीजें भी आपसे पूछ सकते हैं। तो फिर कह रहा हूं कि एक एक चीज को नोट डाउन करके रखिएगा क्योंकि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है नया विकल्प पत्रिका कहां से आती है या प्रकाशन कहां से होता है, तो याद रखेंगे विदिशा जिले से होता है, ठीक है। विदिशा जिला जो है मध्य प्रदेश का, वहीं से नया विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है वाणी पत्रिका का प्रकाशन कहां होता है, तो वाणी जो है उसका प्रकाशन आपका होता है इंदौर से। वाणी का प्रकाशन इंदौर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वसुधा पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है वो वसुधा जो पत्रिका उसके संपादक थे, ये याद रखना है। जैसे कि मैंने कल के जो लेक्चर था उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित कुछ फैक्ट बताए थे, वैसे ही अब यहाँ पर नाम आ गया हरिशंकर परसाई का, तो इनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि हरिशंकर परसाई जो थे वो हिंदी के लेखक थे, ये व्यंग्यकार थे। ये व्यंग्यकार थे कौन? हरिशंकर परसाई व्यंग्य करते थे, हंसी मजाक वाली बातें करते थे। इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 को। कहाँ हुआ था इनका जन्म? मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद को। एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आए और आने की संभावना है। पूछेगा कि हरिशंकर परसाई का संबंध कहाँ से है, तो याद रखेंगे होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 को। जबकि इनकी मृत्यु की जब हम बात करते हैं तो हरिशंकर परसाई की मृत्यु हुई थी 1995 में जबलपुर में। मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, ये याद रखना है, इनकी मृत्यु हुई थी जबलपुर में। और इन्होंने सामाजिक विषयों पर भी काम किया है। इनका जो विषय था लिखने का वो सामाजिक विषयों पर ये लिखा करते थे। इनकी कुछ रचनाओं की यदि मैं बात करूं तो इनकी एक रचना है जिसका नाम बहुत अच्छा है, काग भगोड़ा। इनकी रचना है, याद रखेंगे,
काग भगोड़ा के अलावा दूसरे एक और इनकी रचना है, जैसे इसका नाम है भूत के पांव पीछे। भूत के पांव पीछे जो रचना है ये भी इनकी रचना है। इनकी एक और इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है हंसते हैं रोते हैं। हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है? इनकी रचना है। और एक और इंपॉर्टेंट इनकी कविता का मुझे नाम याद आ रहा है, रानी नागफनी की कहानी। तो रानी नागफनी की कहानी अगर पूछी जाती है तो ये रचना भी हरिशंकर परसाई की है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हरिशंकर परसाई से संबंधित। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 बोलता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र किस स्थान से प्रकाशित होते हैं? आपका उत्तर होगा भोपाल। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समाचार पत्रों का प्रकाशन भोपाल से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहां पर बना है? तो याद रखिएगा ये 1984 में बनाया गया था, भोपाल में बनाया गया था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। और लास्ट क्वेश्चन आज का प्रश्न नंबर 25 कि मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंदौर में है। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी बोल सकते हैं, औद्योगिक राजधानी बोल सकते हैं, ये है। इसको मिनी मुंबई भी कहते हैं, ये याद रखना है किसको? इंदौर को, जो इस देश का सबसे स्वच्छ शहर है, याद रखना। ओके, तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को। अगले लेक्चर में फिर 25 क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।